दोस्तों नमस्कार। बड़ी मोटी लकीर है भारत में राजनीति की, और इस मोटी लकीर के तले ही लोकतंत्र हो या संविधान हो, इन मुद्दों को उठाया जाता है और राजनीति साध ली जाती है। कोई भी आपसे सवाल कर सकता है कि अगर आप बिहार में रहते हैं तो उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, वहां की गवर्नेंस कैसी है, इस पर चर्चा होगी, या बिहार में कैसी गवर्नेंस है इस पर चर्चा होगी। अगर आप आंध्र में रह रहे हैं तो क्या आपको चिंता तेलंगाना की होगी या अपने राज्य के गवर्नेंस को लेकर होगी। यही परिस्थिति मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हो सकती है। यही स्थिति राजस्थान और गुजरात को लेकर हो सकती है। हर राज्य के लोगों के सामने अपने राजनीतिक सत्ता को लेकर जो सवाल हैं, वो सवाल क्या मौजूदा वक्त में गायब हो गए या राजनीति की मोटी लकीर तले गायब कर दिए गए। लोकतंत्र की दुहाई दी गई। पिछले दिनों सांप्रदायिक हिंसा का जो तांडव रामनवमी के वक्त देश भर में नजर आया, लेकिन किसी ने यह सवाल क्यों नहीं उठाया कि बिहार में नीतीश कुमार की अगर सरकार है तो रूल ऑफ लॉ क्या कर रहा है और उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। कानून अपना काम क्या राजनीति के लिहाज से करेगा। हमें लगता है कि आज की परिस्थिति में तमाम विपक्षी राजनीतिक दलों के पास जो उनके अपने राज्य हैं, तकरीबन 6 बड़े राज्य उनके पास हैं। अगर उसमें आप उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को निकाल दीजिए, क्योंकि यह दोनों राज्य के मुख्यमंत्री मौजूदा वक्त में मोदी सत्ता के साथ आपको नजर आते हैं, लेकिन जो विरोध भी कर रहे हैं उन्होंने अपने तौर पर अपने राज्य की गवर्नेंस की स्थिति उनकी क्या रखी है। चाहे वह अस्पताल के मामले हों, चाहे वह स्कूल के मामले हों, चाहे जीएसटी कलेक्शन के मामले हों, चाहे कर्ज में डूबे राज्य की स्थिति हो, कमोवेश हर परिस्थिति को टटोलते हुए क्या कोई कह सकता है कि हां, इस राज्य के मॉडल के तहत भारत की राजनीति को अब आगे बढ़ना चाहिए। वो कर्नाटक हो सकता है, वो तमिलनाडु हो सकता है, वह केरल भी हो सकता है, लेकिन तमाम जगहों पर कर्ज में डूबे राज्य जिस तरीके से अपनी गवर्नेंस को चलाते हैं, हमें लगता है उसका समूचा कच्चा चिट्ठा आपके पास रखने की जरूरत है। तब आप समझ पाएंगे कि राजनीति की कितनी मोटी लकीर इस देश की जनता के साथ फरेब करती है। मुश्किल इस दौर की सिर्फ यही है कि मोदी का कद, यानी देश के प्रधान सेवक का कद, उस राजनीति से ऊपर हो गया है जहां पर कभी कभी लगता है लोकतंत्र भी उनके छांव तले आकर खत्म हो चला है। संवैधानिक संस्थानों को लेकर भी सवाल उठते हैं। लेकिन जरा कल्पना कीजिए, इस देश में कई विपक्षी राज्य, जो ऐसे शासित राज्य हैं विपक्षी राजनीतिक दलों के जरिए, वहां पर मनरेगा का संकट हो, वहां पर मिड डे मील का संकट हो, वहां पर सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो, वहां पर मजदूरों को देने के लिए रोजगार तो दूर की बात, जो दिया भी जा रहा है उसमें पूरा पैसा जो निर्धारित होता है न्यूनतम मजदूरी के तौर पर, वह भी दे पाने की स्थिति में राज्य नहीं है। और राज्यों की विशाल तमाम योजनाएं इस दौर में काम करती हैं। चंद राज्यों की जिक्र किया जाए, कम से कम आधे दर्जन राज्यों का जिक्र तो होना चाहिए। वो बिहार है, वो झारखंड है, वो पश्चिम बंगाल है, वो तेलंगाना है, वो छत्तीसगढ़ है, यानी कांग्रेस शासित राज्य भी हैं, और उसके भीतर झारखंड देखिएगा तो कांग्रेस समर्थित राज्य है। लेकिन बिहार में तो नीतीश कुमार और लालू यादव साथ हैं। ममता बनर्जी अपने बूते पर पश्चिम बंगाल चला रही है। पंजाब के भीतर आम आदमी पार्टी की सरकार है। लेकिन इनके भीतर की परिस्थिति क्या वाकई ऐसी है जो सबसे खराब हालात होते हैं उसमें कोई उम्मीद बन नहीं पा रही है। तेजस्वी को लेकर जो उम्मीद और आस बिहार के चुनाव के वक्त दिखाई दी, क्या मौजूदा वक्त में बिहार के युवा तबका कह सकता है कि उन्हें नौकरी मिल जाएगी क्योंकि तेजस्वी डिप्टी सीएम है? मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि नीतीश कुमार तो मान लीजिए इधर से उधर घूमते रहे और उनके पास इतनी ताकत नहीं कि अपने बूते सत्ता में आ जाएं। लेकिन तेजस्वी को लेकर उम्मीद और आस तो जगी थी। लेकिन वह भी अगर नीतीश के साथ खड़े हो गए तो विपक्ष एक झटके में गायब है और विपक्ष के पास सत्ता आ गई और सत्ता के पास कोई उपाय नहीं है। यह स्थिति क्या महाराष्ट्र के भीतर जिस वक्त शिवसेना सत्ता में थी वहां की आर्थिक परिस्थितियां जनता के अनुकूल थी? सवाल यह नहीं है कि मौजूदा वक्त में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस किस तरीके से राज्य चला रहे हैं। आज मुश्किल और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप लोकतंत्र की दुहाई देते हैं
तो आपके अपने राज्य में रूल ऑफ लॉ क्यों गायब नजर आता है? जब आप इस देश के भीतर अडानी का जिक्र करते हैं और अडानी को मानते हैं कि शेल कंपनियों के जरिए उन्होंने गड़बड़ घोटाला किया है, तो फिर ऐसी परिस्थिति क्यों निकल कर आती है कि वो राजस्थान हो या छत्तीसगढ़, जहां पर कांग्रेस की ही सत्ता है, वो अडानी के साथ समझौते करते हैं? छत्तीसगढ़ के भीतर तो खादान दी गई है अडानीज को और वहां पे आदिवासी आंदोलन कर रहे हैं। वही आदिवासी, जिन आदिवासियों का जिक्र गुजरात के चुनाव में पहुंचकर राहुल गांधी ने कहा था हम वनवासी नहीं आदिवासी कहते हैं, और उसके पीछे उन्होंने लंबी लंबी कसीदे गढ़ी थी। लेकिन वही ट्राइबल समाज, वही आदिवासी छत्तीसगढ़ में सालों से आंदोलनरत है, क्योंकि वहां पर जो माइनिंग का काम अडानी ग्रुप को दिया गया, उससे उनका एक्सप्लॉयटेशन, शोषण कहीं बढ़ चुका है। जमीन भी हथिया ली गई, काम भी नहीं है, घर भी छिन गया, अब कहां जाएं? ऐसी परिस्थिति में जल जंगल जमीन का सवाल उठाते उठाते अगर पश्चिम बंगाल चले जाइएगा तो वहां की जो आर्थिक परिस्थितियां हैं उसमें आपको बहुत चीजों को लेकर शक होगा। शक इस बात को लेकर होगा कि हो सकता है जब आप आंकड़े देखना शुरू करें तो जो पैसा दिल्ली से चलकर बंगाल भी पहुंचा वह भी वहां पर नहीं बटा, और मनरेगा के तहत इस बार सरकार ने कहा पैसा नहीं देंगे। एक नियम कायदे बनाए और उसमें पश्चिम बंगाल ही क्यों आया? 2000 करोड़ से ज्यादा मजदूर यानी श्रमिकों का पैसा वहां पर अभी भी उन्हें दिया नहीं गया है। हमें लगता है इन परिस्थिति में क्या राज्यों के भीतर जब विपक्ष का जिक्र इस बात को लेकर होता है कि मौजूदा सत्ता लोकतंत्र को कुचल रही है, और बकायदा पत्र लिखा जाता है उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के जरिए जिन राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्य की बदहाली का जिक्र नहीं करते हैं, लेकिन वहां रहने वाले लोग तो कुछ सोचते होंगे। और इस राजनीति का आप क्या करेंगे जिस राजनीति में इस पार खड़े रहिए या उस पार खड़े रहिए, स्थितियां जनता के अनुकूल नहीं होती है। जिक्र हमको लगता है जीएसडीपी से करना चाहिए, जो वहां पर की पूरे के पूरे एनालिसिस के भीतर जाइएगा तो राजस्थान सबसे ज्यादा कर्ज में डूबा हुआ है। अगर स्टेट की जीडीपी को अगर आप आकलन करेंगे तो यह 40.2% है। ऐसा नहीं है कि पिछले साल कम था, इस साल और कम हो गया। सवाल है पिछले साल जो था उससे बढ़ गया, 39% से बढ़कर 40% पार कर गया। छत्तीसगढ़ में 26% से बढ़कर 27% पे आ गया। बिहार 38.6% है, पिछले बरस भी वही था, 2022-23 में भी वही है। यह कर्ज है ओवरऑल जो जीडीपी स्टेट की होती है उसको लेकर जिक्र हो रहा है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल पिछले साल यानी 21-22 में 34.4% था, बढ़कर 35.5% हो गया। झारखंड में 33% था, बढ़कर 34% हो गया। पंजाब में यह 47.6% है। हालांकि पंजाब को लेकर यह कहा जा सकता है जब कैप्टन की सत्ता थी तब यह 50% के पार था, इस वक्त 47.6% है। तेलंगाना पिछले साल 21-22 में 24.4% था कर्ज उस पर जो जीडीपी का, वो बढ़कर 28.6% हो गया। आंध्र प्रदेश 32 से 33 पर आ गया। केरल 37 से 39% पर आ गया कर्ज में डूबा हुआ। तमिलनाडु भी 27.7% से बढ़कर 32% आ गया। आप कहेंगे कि बीजेपी शासित राज्यों की भी तो यही स्थिति है, बिल्कुल है, इससे इनकार नहीं है। लेकिन जब आप बीजेपी शासित राज्यों की तुलना विपक्ष की राजनीति और गवर्नेंस को लेकर करेंगे तब आपके हाथ में हर राज्य के लोगों के साथ मुश्किल हालात, नौकरी को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, एजुकेशन को लेकर, हेल्थ को लेकर तमाम परिस्थितियां एक के बाद उठती चली जाएंगी। हालांकि अगर आप देखिए तो उत्तर प्रदेश भी 32.6% के कर्ज में डूबा हुआ है। मध्य प्रदेश 28.9% के कर्ज में डूबा हुआ है। गुजरात भी 19.5% के कर्ज में है। महाराष्ट्र भी 19 कर्ज में डूबा हुआ है। कर्नाटक भी 23.4% के कर्ज में डूबा हुआ है। लेकिन विपक्षी राज्यों की फहरिस्त आपको भारी दिखाई देगी। तो क्या गवर्नेंस के भीतर सरकार के ऊपर जो खर्च होता है और सरकार जिस लिहाज से वहां खर्च कर रही है उसमें राज्य लगातार कर्ज में डूबते चले जा रहे हैं। वो केंद्र पर निर्भर है, जीएसटी की पैसा चाहिए उसी पर निर्भर आकर टिक गए हैं। इस दौर में एक सवाल और खड़ा होता है, जो शराबबंदी बिहार में है तो जो शराब बिकती है
और उसकी तादाद अगर शराब जो पहले बिकती थी उसी तरीके से बिक रही है तो इसका रेवेन्यू कहां जा रहा है? शराब कहीं तो बनती होगी, उसका रेवेन्यू कहां जाएगा? स्टेट के हाथ में रेवेन्यू जो सबसे बड़ा होता है वह पेट्रोल, डीजल और शराब का ही होता है। और शराब का रेवेन्यू का पूरा मॉडल शराबबंदी लगाकर राज्य कैसे हड़प लेते हैं, यह एक अलग तरीका है जो गुजरात में भी नजर आता है और बिहार में भी। और कहते तो यही है, व्यापारियों से बात कीजिए, वो यही कहते हैं कि नीतीश से घबराहट इसीलिए होती है बीजेपी को क्योंकि शराबबंदी लगाकर शराब के रेवेन्यू का पूरा पैसा राजनीति हड़प ले जाती है। यानी राज्य में गांधी के नाम पर शराबबंदी और रेवेन्यू के नाम पर ब्लैक मनी। इस राजनीति और इस पूंजी को लेकर कोई क्या कहेगा? यह मॉडल भारत में उस मोटी लकीर की राजनीति का है जिसके आर पार इस देश के लोगों को ही भुगतना है। ऐसी परिस्थिति में देश को लाकर खड़ा कमोवेश हर राज्य में किया। अगर आप, जब हम जिक्र कर रहे थे रेवेन्यू डेफिसिट जो नेगेटिव में जाता है, उसमें इस देश के 10-11 राज्य हैं, लेकिन उन 10-11 राज्यों में रेवेन्यू डेफिसिट जो 2022-23 का आंकड़ा बतला रहे हैं हम आपको, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, राजस्थान, पंजाब, केरल, यह जो राज्य हैं ये सारे विपक्षी राजनीतिक दलों के हैं। यानी 6 राज्यों का हमने जिक्र किया जो रेवेन्यू डेफिसिट में है। और जो बीजेपी शासित राज्य हैं उसमें भी 5 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। यह एक स्थिति है। और इस देश के भीतर जो झटका लग रहा है ना कि रिटायरमेंट के बाद कितना पैसा दिया जाता है, उस पे कितना खर्च होता है, पेंशन पे कितना खर्च होता है, तो इस तारीख में मैक्सिमम खर्च जो होता है कोई राज्य करता है तो वह केरल है 20%, बिहार में यह 12% होता है, बंगाल में भी 12% होता है, छत्तीसगढ़ 9%, राजस्थान 11%, पंजाब 16%, तमिलनाडु 17%। यह सारी स्थिति है। लेकिन एक क्षण के लिए जब हम जिक्र कर रहे थे कि अडानी कांड भी इस देश में लोकतंत्र के समानांतर रेंगता है, तो जब हम माइनिंग का जिक्र छत्तीसगढ़ को लेकर कर रहे हैं तो दूसरी स्थिति देखिए, सोलर प्रोजेक्ट राजस्थान में आया, 1.5 लाख बीघा जमीन अडानी को देने की बात हुई और 75,000 बीघा जमीन दी जा चुकी है। 75,000 बीघा जमीन कैबिनेट ने पास कर दिया है, वो कभी भी उन्हें दे दी जाएगी। यह कौन सी परिस्थिति है कि देश की व्यापक राजनीति के दायरे में, ध्यान दीजिए, गवर्नेंस राज्यों की नहीं आती है बल्कि वह केंद्र की नीति और डेमोक्रेसी का सवाल और लोकतांत्रिक संस्थाओं का जिक्र और संविधान का जिक्र, इन्हीं बातों का होता है। लेकिन इस देश के भीतर लोगों की क्या हालात हैं, अगर ये बेरोजगारी से परखना शुरू करें तो इस देश का डाटा कहता है कि मैक्सिमम बेरोजगारी हरियाणा में है। लेकिन हरियाणा को टक्कर देता हुआ राजस्थान खड़ा है, जो राजस्थान दूसरे नंबर पर है। 26.8% बेरोजगारी दर हरियाणा में और 26.4% दर राजस्थान में। उसके बाद झारखंड और बिहार का नंबर आता है जो कि लगभग 17 और 18% के बीच है। इस देश के भीतर में बेरोजगारी दर 7.4%, जो हम मार्च का आंकड़ा आपको बतला रहे हैं, पूरे बरस का छोड़ दीजिए, मार्च के भीतर का आंकड़ा है कि शहरी तौर पर 8.6 और ग्रामीण के तौर पर 6.8, एवरेज 7.4। लेकिन 7 की तुलना में यानी 4 गुना ज्यादा बेरोजगारी दर राजस्थान में क्यों है? वहां तो कांग्रेस की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। सरकारों के गवर्नेंस में अंतर नहीं है। भारत के भीतर जनता की परेशानी किसी भी राज्य में आकर खड़े हो जाइए, उसी तरीके से आपके सामने आकर मुश्किल हालात पैदा करेगी। और जिस जम्मू कश्मीर का जिक्र होता है वो तीसरे नंबर पर है ओरिजिनली, वहां पर लगभग 23 से 24% के बीच बेरोजगारी दर है। यानी हरियाणा, राजस्थान के बाद जम्मू कश्मीर का नंबर आता है, जहां की बेहतर स्थिति को लेकर बार बार जिक्र दिल्ली से होता है, श्रीनगर से होता है, प्रधानमंत्री करते हैं और वहां के गवर्नर करते हैं। गोवा की स्थिति भी नाजुक है, 15.9%। यह हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि देश के एवरेज से दुगना, तिगुना, चौगुना बेरोजगारी दर इन राज्यों में मौजूद है और उसमें विपक्ष भी कहीं ना कहीं सामने खड़ा है। जो कलेक्शन होता है, जीएसटी का कलेक्शन, उस दायरे में भी आइएगा तो कोई बहुत परिस्थिति आपको विपक्ष शासित राज्यों में दिखाई नहीं देगी। मसलन पंजाब का ही जिक्र कर लीजिए, जीएसटी कलेक्शन मार्च में कितना हुआ? 1,500
करोड़ रुपया। अब पंजाब की तुलना में कौन सा राज्य आप खड़ा करना चाहेंगे? अगर मान लीजिए हरियाणा खड़ा करते हैं तो हरियाणा में तो ये 6,654 करोड़ का है। दूसरी तरफ राजस्थान आइए, 3,587 करोड़ ये जीएसटी का कलेक्शन है। राजस्थान के पैरेलल में क्या गुजरात को खड़ा करें जहां पर 9,158 करोड़ है, या उत्तर प्रदेश को खड़ा करें जहां 6,620 करोड़ है? बिहार में 1,348 करोड़ रुपया जीएसटी कलेक्शन है। इसके पैरेलल में किसको खड़ा करें? महाराष्ट्र जो मैक्सिमम है 20,000 करोड़ से ज्यादा, कर्नाटक लगभग 9,000 करोड़ का। ये परिस्थितियां बतलाती हैं कि जो विपक्ष की राजनीति और उनकी जो सत्ता है उस गवर्नेंस को राजनीतिक तौर पर कहीं भी महत्व ना मिले और वो राजनीति राष्ट्रीय तौर पर चलती रहे और राज्यों के चुनाव और राज्यों की राजनीति जातीय समीकरण में उलझे और सांप्रदायिक आधार पे वोटों का ध्रुवीकरण कर दे। लेकिन एक दूसरी परिस्थिति देखिए, जब सांप्रदायिक हिंसा होती है और इस देश के भीतर में धर्म के आधार पर वोटरों का ध्रुवीकरण होता है, तो जिन राज्यों में विपक्ष की सत्ता है वहां पर रूल ऑफ लॉ क्यों नजर नहीं आता है? क्या पुलिस की कमी है? एनसीआरबी का डाटा बतलाता है कि जो विपक्ष शासित राज्य हैं वहां पर जो क्राइम रेट है, जो दर्ज रेट है, वो मैक्सिमम क्यों है? अगर उत्तर प्रदेश को छोड़ दें, उत्तर प्रदेश इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश बाकी राज्यों की तुलना में दुगने से ज्यादा बड़ा है। ऐसी परिस्थिति कम से कम उत्तर प्रदेश के साथ है, यानी उत्तर प्रदेश को हम निजात नहीं दे रहे हैं। लेकिन सवाल इस वक्त विपक्ष के उस राजनीतिक मॉडल का है। इस देश के भीतर में डेमोक्रेसी चलिए बच गई, संविधान बच गया, लेकिन गवर्नेंस तो अपने तौर पर आपको चलानी होगी। और इस दायरे में जब आप जीडीपी को लेकर सवाल उठाते हैं तो मैक्सिमम जो 5 राज्य है जीडीपी के, उसमें पहला नंबर महाराष्ट्र का, दूसरा तमिलनाडु का, तीसरा उत्तर प्रदेश का, चौथा गुजरात का, पांचवा कर्नाटक का। विपक्ष की राजनीति को साधना वाला छठा नंबर पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी, 7वां नंबर राजस्थान गहलोत, 8वां नंबर आंध्र प्रदेश जो कि यूपीए के साथ नहीं है बल्कि ये एनडीए के साथ है, उसके बाद तेलंगाना 9वें नंबर पर, फिर 10वें नंबर पर मध्य प्रदेश। यह एक स्थिति जीडीपी को लेकर है। लेकिन अब इसके आगे सोचिए, जब जिक्र इस देश में हेल्थ को लेकर ही अगर किया जाए, जिसका जिक्र राजस्थान में इस बात को लेकर हो रहा है कि देखिए हमने वहां पर तो राइट टू मेडिकल कर दिया है। यह एक अच्छी बात है, राइट टू मेडिकल कर दिया है, लेकिन ओवरऑल परिस्थिति विपक्ष की राजनीति को साधते हुए कौन कहां पर खड़ा है यह सिर्फ इस बात से समझ लीजिए कि जो राज्यों में संख्या होती है, अगर आप जिला अस्पताल की संख्या देखें तो बिहार में 43, मध्य प्रदेश में 51, पश्चिम बंगाल में 55, उत्तर प्रदेश में 174, तेलंगाना में 15, झारखंड में 13, हरियाणा में 28, छत्तीसगढ़ में 32। हम जिला का नाम इसलिए ले रहे हैं, जितने जिले उतने अस्पताल, और उसके ठीक पैरेलल एक सब डिविजनल हॉस्पिटल्स होते हैं, उसके ठीक नीचे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, उसके नीचे पब्लिक हेल्थ सेंटर्स होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो सरकारी अस्पताल हैं उसका जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पर जो बेड की तादाद है, और उसके ठीक पैरेलल में जो प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल हैं, अगर आप विपक्ष शासित राज्यों के भीतर की स्थिति को देखिएगा तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनका मुनाफा हर साल का राज्य के समूचे हेल्थ बजट के तुलना में लगभग 3 से 4 गुना ज्यादा होता है। और लोगों की आय न्यूनतम हो चली है, जो न्यूनतम मजदूरी होती है वह भी नहीं मिल पा रही है। मनरेगा के तहत मजदूरों की तादाद जो विपक्ष शासित राज्यों का जिक्र कर रहा है, कुछ देर के लिए बीजेपी शासित को हटा दीजिए, जो 14 करोड़ से ज्यादा सक्रिय लेबर हैं उनमें से लगभग 72% उन राज्यों के लेबर हैं जो कि विपक्ष शासित राज्य हैं, और उनकी भी माली स्थिति यह है कि उन्हें भी 27 से 30 दिन के ज्यादा काम दिया जाने की स्थिति में नहीं आ पा रहे हैं। तो इन जगहों की स्थिति क्या होगी? उसके अलावे जो प्रवासी मजदूरों का जिक्र होता है बार बार, उसमें हमने जो एनालिसिस किया हमारी टीम ने, बिहार, झारखंड, बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, इन जगहों को जो परखा तो यहां के तकरीबन कल्पना के परे है। इतनी बड़ी तादाद में मजदूरों की स्थिति काम न मिल पाने को लेकर है। 4.5 करोड़ लोग जिनके पास काम नहीं है
उसके पीछे केंद्र की नीतियां हो सकती है, लेकिन जब आप राज्य चलाते हैं तो राज्य के लोगों को रोजगार कैसे दिया जाए, एक स्थिति यह है। दूसरी स्थिति है कि डिग्रीधारी युवा जब निकल रहा है कॉलेज से तो उसके पास कितना काम है। जो विपक्ष शासित राज्यों की स्थिति है, उनके पास बेरोजगारों की तादाद जो कि अनएम्प्लॉयमेंट दफ्तर में, यानी एम्प्लॉयमेंट दफ्तर में अनएम्प्लॉयमेंट के नाम पर और उसके ठीक पैरेलल में जो अलग अलग जगहों पर जिन्होंने भी अपना नाम दर्ज कराया होगा, जानकर हैरत होगी कि पिछले 7 बरस का जो एनालिसिस निकल कर आया उसमें जिसने भी डिग्री हासिल की उसमें से 62% लोगों के पास कोई काम नहीं है। यानी ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड दोनों सेक्टर में केंद्र सरकार जो मुद्रा योजना का जिक्र करती है और जिसमें वो एक बहुत करोड़ों के आंकड़े रखती है कि हमने इतना पैसा दे दिया, कोई भेदभाव नहीं किया। मुद्रा योजना के तहत इस देश के भीतर में जो रोजगार की स्थिति है वह 2% की भी नहीं है। तो करोड़ों रुपया इसलिए बांटा गया कि जिससे लोगों के भीतर का गुस्सा उबाल पर ना आ जाए और केंद्र की नीतियों को लेकर माना जाए कि यह कल्याणकारी नीतियां चलाती हैं। और जो आंकड़े रखे जाते हैं, जो रोजगार इस देश के भीतर में बीते 10 बरस में था राज्यों के भीतर में, केंद्र की स्थिति तो थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, जो राज्यों के भीतर राज्यवार जो स्थिति थी उसमें लगभग 90 लाख से लेकर 1 करोड़ 20 लाख तक की कमी आ गई, जो कि अपने तौर पर जो नौकरी परमानेंट कर रहे थे। यह स्थिति इस देश के भीतर की है। जनसंख्या बढ़ रही है, पढ़ने वाले बढ़ रहे हैं, लेकिन हम कोई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाने की स्थिति में लोगों के लिए जो ह्यूमन इंडेक्स को अपने तौर पर मैनेज करे, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करे, उस दिशा को हम देख पाने की स्थिति में नहीं आ रहे हैं। तो किस राजनीति और किस मॉडल के तहत लोकतंत्र का जिक्र हो, संविधान का जिक्र हो और इस बात को लेकर लोग चुनाव की तरफ प्रेरित हो जाएं कि चलिए कुछ कर देते हैं। क्या कर देते हैं, वही राजनीतिक पूरी प्रक्रिया है, वही एक साइकिल है। इसीलिए राज्य भर राज्य गवर्नेंस के तौर पर देखिएगा तो जब हम जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं उसमें भी ध्यान देने की जरूरत है। पब्लिक हेल्थ सेक्टर इस देश में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 3277 और उसके बाद बिहार लगभग 2007। ये पब्लिक हेल्थ सेंटर जो ग्रामीण इलाकों में होता है, छिटपुट छिटपुट काम करते रहता है जो दिखाई देता है, लेकिन जरा ये समझिए कि समूचे बिहार, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन जगहों पर जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनके पास जो बेड है वो बेड सरकारी अस्पतालों की बेड की तुलना में लगभग 1/4 है, लेकिन उनकी कमाई 4 गुना ज्यादा है। यह है भारत के भीतर का एक स्ट्रक्चर, जिस स्ट्रक्चर को कौन भेद पाएगा, कौन तोड़ पाएगा, कोई नहीं जानता है। क्योंकि जब आप इंडस्ट्री का जिक्र करते हैं तो हो सकता है आप दिल्ली से निकलें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश होते हुए आपकी हथेली खाली ही नजर आएगी। आप कहेंगे अच्छा इंडस्ट्री क्यों नहीं है। और उसके बाद जब इस देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का डाटा देखेंगे तो फिर आप हैरत हो जाएंगे, अच्छा ये पॉजिटिव नहीं है, एक तो दूर की बात है ये नेगेटिव में है। ऐसी स्थिति इस देश के भीतर में है। तो सेंटर से लेकर स्टेट तक के बीच में जो फेडरल सिस्टम है उसको भी देखिए, और जीएसटी ना मिल पाने का रोना जो रोते हैं राज्य उसको भी परखिए, और पूरा किस रूप में केंद्र पर निर्भर है, केंद्र कैसे रिजर्व बैंक पर निर्भर है, और इस देश के जो क्लास जिससे टैक्स लिया जा सकता है मिडिल क्लास, उस पर लगातार टैक्स लगाने की दिशा में है, और लगातार जीएसटी भी बढ़ाया जाता है, वह भी टैक्स कलेक्शन का एक हिस्सा है। तो हमारे यहां जो पूरा मॉडल बनाया गया है उस मॉडल के भीतर आने वाले वक्त में भारत के सौंदर्य और भारत की प्रगति और भारत के विकास और भारत के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र नहीं है, बल्कि वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जिक्र है। स्टेट इकोनॉमी में आपको विकास दर दिखाई देती है जो एग्रीकल्चर पर ज्यादा निर्भर है, और एग्रीकल्चर पर निर्भर भारत के 55% लोग इस देश की जीडीपी में एग्रीकल्चर के जरिए सबसे ज्यादा योगदान देते हैं, और एक्सपोर्ट में भी अब योगदान देने लगे हैं, जिसकी कोई महत्ता उस इकोनॉमी के दायरे में नहीं है जो बाजार चलाता है। तो भारत की राजनीति और उसकी मोटी लकीर तले जब तक जान ना निकल जाए, लोकतंत्र का रोना रो लीजिए,
संवैधानिक संस्थानों को लेकर शोर मचा लीजिए, लेकिन अपने राज्य की परिस्थिति के भीतर झांक कर कभी ना देखिए, क्योंकि यह ऐसी विकट स्थिति है जिसमें एक बार आप झांक लेंगे तो हो सकता है आपको भारत की राजनीति से घृणा हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।